नमस्कार साथियों, मैं तपेंद्र सिंह हेल्प नीति के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने काफ़ी दिनों से हेल्प नीति के नाम से जो किताब एक मैंने पब्लिश की है उसके बारे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या किसी ना किसी बुक सेलर के शॉप में आपने ये किताब देखी होगी और लगभग अभी तक आप लोगों ने ख़रीद कर इसे पढ़ भी लिया होगा। तो मैं आप लोगों के इस पे कमेंट्स भी चाहूँगा कि आपको ये किताब कितनी भा रही है और कितनी इफ़ेक्टिव है। तो आज हेल्प नीति शिमला पहुंची है और आज एक अलग किस्म का काम हेल्प नीति करेगी। आप सभी को जैसे विदित ही है कि अभी हाल फिलहाल में ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां की थी हिमाचल प्रदेश कॉलेज कैडर के लिए। तो वहाँ पे अभी इतिहास विषय पर परिणाम आए हैं, तो उसी के विषय में मैं आज आप लोगों से जुड़ा हूँ। मेरे साथ आज हमारे कुल पुरोहित भी है और मेरे अब भाई तो नहीं कह सकते पंडितों को, लेकिन मुझसे छोटे हैं। तो ये एक बहुत ही सुखद और खुशी का विषय है कि इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो सबसे पहले तो मैं श्री देवराज शर्मा जी, जो तहसील शिलाई के कांडो गांव से आते हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और जब परिणाम आपका आया और आपके फेवर में आया, आपको सफलता की जब खबर मिली, तो आपका क्या अनुभव था, सबसे पहले वो जानना चाहूँगा। मेरा जो उस समय अनुभव था, उस समय मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। हालांकि मुझे पहले पूरा विश्वास था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो अच्छा हुआ था, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो भी अच्छा हुआ था। पर लोग जो काफ़ी थे हमारे साइड के, जो सिलाई के जो 8-9 कैंडिडेट थे, तो उसमें काफ़ी लोग थे। तो फिर तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल। और बाद में जो खुशी हुई वो फिर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी। तो हेल्प नीति की तरफ से और मैं तो कहूँगा पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ, और आप ऐसे ही और आगे करते रहें। तो थोड़ा इनका जो ये सफ़र रहा सफलता का, स्टूडेंट से सफलता तक का जो इनका सफ़र रहा, उस बारे में थोड़ा जानते हैं। और मैं इस उम्मीद से इनके साथ बात कर रहा हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हज़ारों बच्चे सिलाई से नहीं पूरे हिमाचल से तैयारी में लगे हुए हैं। तो उस दृष्टि से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो मूल शिक्षा हुई, आपकी मूल तो आप कहाँ से हो, आपकी शिक्षा कैसे रही, कहाँ पढ़े, और नेट सेट का एग्ज़ाम आपने कब कैसे क्वालिफाई किया, उस दौरान आपको क्या क्या चुनौतियाँ आई, क्या क्या सीखने को मिला, तो उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। जैसा कि आपने बताया कि मैं जिला सिरमौर की सिलाई तहसील के कांडो भटनोल पंचायत से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो मेरे गांव के स्कूल कांडो से हुई है। और उसके बाद मेरी जो शिक्षा है वो 10th तक पावटा साहिब के ग्रामीण स्कूल मानपुर देवड़ा से मैंने प्राप्त की है। और मैंने जो +1 और 2 की जो मेरी जो शिक्षा है वो मैंने भंगानी साहिब गुरु गोविंद सिंह जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंगानी साहिब से मैंने वहाँ से प्राप्त किया। और मैंने जो अपना कॉलेज कंप्लीट किया, मैंने पावटा साहिब महाविद्यालय से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए एंट्रांस के लिए तैयारी की थी हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो उसमें मुझे जो मेरे कॉलेज के जो सहायक आचार्य थे शांता कुमार नेगी जी, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, मुझे बुक्स के द्वारा और गाइडेंस के द्वारा। और जब मैं यहाँ पर HPU में तैयारी करने के लिए आया लाइब्रेरी में, तो मुझे जो एक मेरे सर थे वो PhD में है फिलहाल, तो उन्होंने ठाकुर राम उनका नाम, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, उन्होंने मुझे बुक्स दी। अध्यापकों का आपको भरपूर सहयोग मिला और आप अध्यापकों को भी श्रेय देते हैं अपनी सफलता का। बिल्कुल। जो मेरे एक ब्रदर है वो मैथमेटिक्स के जो सहायक आचार्य है, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। हालांकि उनका जो साथ है वो मेरे साथ पहले से ही रहा और आज तक है, अभी तक। उन्होंने इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कई चीज़ों के लिए ज़िंदगी में। तो काफ़ी लोगों का मेरी जो सफलता में कह सकते वो कई लोगों का हाथ रहा है। मेरे जो सीनियर्स है, मेरे सीनियर्स उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है शुरू से लेके। तो देवराज जी, जब आप शिमला यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो एक इतिहास विषय ने आपको कैसे अट्रैक्ट किया कि आप इतिहास में मास्टर्स करो, और फिर जब आपकी मास्टर्स हो गई तो नेट सेट और फिर कमीशन तक का जो ये सफ़र आपने तय किया, थोड़ा इस बारे में आप ज़रा
स्टूडेंट्स को बताएंगे? देखिए, मेरा जो इतिहास में इंटरेस्ट था वो मेरा शुरू से ही था, क्योंकि जब मैं 7वीं 8वीं में मैं जब बुक से पढ़ता था, मेरे को इंटरेस्ट था जैसे महाभारत की बुक्स पढ़ना, और जो कहानी पढ़ने का मेरे को काफ़ी अच्छा शौक था। तो फिर मैंने +1 2 में इतिहास मेरा मुख्य विषय था और उसमें मेरा इंटरेस्ट जागता रहा। जैसे जैसे कॉलेज गया मैं, तो वहाँ पर मेरा मेजर जो सब्जेक्ट था वो इतिहास ही था। तो काफ़ी अच्छा मुझे इसमें पढ़ने में अच्छा लगता था इतिहास। तो फिर मेरा फिर आगे और रुचि बढ़ती गई और फिर आपने तो नेट सेट की परीक्षा आपने कब दी, कैसे पास की, क्या आपका उसमें संघर्ष रहा उस परीक्षा को पास करने में? जब मैं यहाँ पर मेरी जब एडमिशन मैंने एंट्रेंस पास किया यहाँ पर, तो मेरी एडमिशन हुई यहाँ पर। तो उसके बाद जो HPU में एक यहाँ पर होड़ सी मची होती है कि नेट सेट की, तो मैं भी उसी होड़ में लग गया था कि शुरू से नेट सेट क्लियर करना है मुझे भी। तो मैंने पहली बार 2018 में जब सेट हुआ था 2019 में, तो मैंने वो क्वालिफाई किया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया था, सेट क्वालिफाई। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, सेट से आप कुछ अलग चीज़ ना समझे। सेट का मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो HPU कंडक्ट करवाता है। तो ये स्टेट एलिजिबिलिटी कमीशन करवाता है। तो कोई सेट का मतलब कुछ अलग, वैसे हमारे पार्टी में बोलते हैं ना, कोई सेटिंग वाला सेट ना समझे आप। तो ये सेट है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ से आपको प्रोफेसर बनने का एक लाइसेंस मिलता है, अगर मैं इसको ऐसा कह सकूँ। बिल्कुल। ये एक लाइसेंस रहता है आपके पास। और हाँ सर, फिर नेट का कब दिया आपने? नेट की जो मैंने परीक्षा मैंने MA के दौरान ही दी। मैंने 2-3 अटेम्प्ट पहले दिए थे, उसमें मेरा नहीं हुआ। हालांकि करीब से मैं 1-2 बार रहा। और उसके बाद मेरा 2021 में जब मेरी MA कंप्लीट हो गई थी, तो कोरोना काल में ही मैंने रूम में ही पढ़ाई की, मैं घर में ही पढ़ाई की। तो उसमें मेरा 2021 में पहली बार नेट हुआ और 2022 में मेरा दूसरी बार नेट हुआ। जी ठीक है सर। तो ये नेट का जो एग्ज़ाम रहता है या सेट का एग्ज़ाम रहता है, बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारों का निकल जाता है, बहुत का नहीं निकलता है। तो आपका क्या संदेश है कि एक जो तैयारी करनी चाहिए उसका एक तरीका क्या होना चाहिए और इसके लाभ क्या क्या है? मान लीजिए अगर आप सरकारी प्रोफेसर ना बनते, तो अगर आपके पास नेट और सेट का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास नेट और सेट की क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में, अगर मैं कहूँ कि आप सरकारी महकमों में काम करने के अलावा और क्या फ़ायदे हैं इसके नेट सेट को क्लियर करने के? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नेट सेट के क्लियर करने के, अगर आप सहायक आचार्य के मतलब कि प्राप्त नहीं कर सकते जी, तो उसमें आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास नेट सेट की जो योग्यता है वो उसमें मांगी जाती है। तो ये हो सकता है। तो उसके लिए कोई एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करना पड़ता? कोई एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। जो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है कि आप वहाँ पर पढ़ाइए। जी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपको तुरंत सफलता नहीं मिल रही है नेट सेट क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको निराश या हताश नहीं होना है, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहती है सबको, कुछ ना कुछ आर्थिक चुनौतियां आती है जीवन में। तो उनसे उभरने के लिए बहुत सारे, अब तो हिमाचल के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी इवन आई थिंक पढ़ा सकते हैं, स्कूल्स में भी शायद पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। बस मुद्दा ये है कि आपका जो संघर्ष है वो आप कितना उसको और आगे खींच सकते हो। तो देवराज जी, इतिहास आपने इतना पढ़ा है, मैं ये जानना चाहूँगा कि इतिहास में आपका एक फेवरेट कैरेक्टर क्या रहा है? पसंदीदा कैरेक्टर कौन रहा? आपने आधुनिक इतिहास पढ़ा, शायद आधुनिक इतिहास में आपकी मास्टर्स है, तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर आप बताएं इतिहास का और थोड़ा उनके बारे में बताएं और उनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव है, देश के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, थोड़ा उस तरीके से दर्शकों को बताएं। मेरा जो फेवरेट जो कैरेक्टर रहा है आधुनिक इतिहास में, वो सुभाष चंद्र बोस जी है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिल्कुल जी। तो उन्होंने जो उनका जो जीवन था वो मतलब कि काफ़ी, उनका जो जीवन था, उन्होंने भरपूर पढ़ाई की अपने जीवन में। उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, सिविल सर्विस। अगर आज की भाषा में कहें तो तब के IAS थे और शायद 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और वो भी तब जब एग्जाम कहाँ होता था, लंदन में होता था, जब इंग्लैंड में आपको एग्जाम देने जाना होता था। बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। वो देश की आज़ादी में भाग लेना चाहते थे जी। तो उन्होंने जो देश के लिए कई नीतियाँ बनानी चाहिए, जैसे योजना, जो एक नीति थी, योजना नीति थी एक, तो
उसमें उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और देश के लिए जो उन्होंने उनकी जो सोच थी कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो जी। वो चाहते थे कि बाहर से जो शक्ति आए वो भारत पर अटैक करे और उसके द्वारा जो भारत को आज़ादी मिले, तो उनका काफ़ी योगदान था भारत देश के लिए। तो देश के लिए उनका योगदान आपने बताया, आप उनसे कैसे प्रेरित हुए और अब आप जो उनके प्रिंसिपल थे, क्या उनको कुछ आप अपने जीवन में अडॉप्ट कर रहे हो? जी सुभाष चंद्र मैं बोस जी बिल्कुल के। कोशिश करता हूँ। उनके वो तो काफ़ी महान शख्सियत रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो मतलब कि उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तो नहीं, वो हाँ, बात तो ठीक है आपकी। जी जी। अब थोड़ा स्टूडेंट्स ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आपका नेट सेट क्वालिफाई हो जाता है, कमीशन क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि अब हिमाचल में जो ये प्रोफेसर्स की भर्तियां हैं ये वैसे हो गए जैसे आम चुनाव होते हैं, ये 5-5 साल बाद हो रही है। तो आपको शायद आप लकी, आप भाग्यशाली साबित हुए हो कि आपकी पढ़ाई पूरी हुई और उसी समय आपका एग्ज़ाम भी हो गया। अदरवाइज़ सरकार ने इस पे बड़ी एक लचर सी व्यवस्था बनी हुई है हिमाचल के अंदर, बहुत सारी वैकेंसीज़ है, लेकिन फिर भी चलिए अब ये तो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। इस बार सरकार का नारा भी यही था कि हम सुख भोगने नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हुई और जब आपको इंटरव्यू की कॉल आई, तब आपका माइंडसेट क्या था और इंटरव्यू हॉल के अंदर आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और एक वहाँ पे कैसा टेम्परामेंट रहता है एक स्टूडेंट का, और जो पैनल होता है वो किस तरीके से आपको घेरने की, आपको पकड़ने की कोशिश करता है? स्टूडेंट्स इस बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंटरव्यूज़ तो वहाँ पे होते ही रहते हैं। बिल्कुल। जब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था तो फिर उस समय मैं भी काफ़ी नर्वस हुआ कि मेरा भी जो पहला इंटरव्यू था आज तक का। अच्छा, लाइफ का पहला इंटरव्यू था। जी। तो उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू की तो मैंने अपने सीनियर्स से पूछा, जो मेरे ब्रदर है उनसे मैंने काफ़ी पूछा। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे ब्रदर है जो मैथमेटिक्स के सहायक आचार्य है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, और जो उनकी वाइफ है उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, कई चीज़ें बताई जो उनके अंदर, जो मेरे अंदर उनको कमी लग रही थी, उन्होंने मुझे ग्रूम किया कई चीज़ों के लिए। कहीं ना कहीं तो पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल बेहतरीन करने का प्रयास किया। तो उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए डेट आई तो फिर इंटरव्यू के लिए जब मैं गया तो मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा पहला इंटरव्यू था। होती है जब भी आपका इंटरव्यू होता है, और ये एक पॉजिटिव साइन भी होता है। अगर ये एक लिमिट में हो नर्वसनेस तो ये सकारात्मक है। तो फिर जब मैं जब इंटरव्यू देने के लिए अंदर गया तो फिर उन्होंने मुझे बड़े प्यार से ट्रीट किया। उन्होंने मुझसे, और शायद आप पहले अभ्यर्थी थे इंटरव्यू के लिए। जी पहले दिन जो मेरा पहला इंटरव्यू था उस दिन जी। तो फिर जब मैं इंटरव्यू देने के लिए अंदर गया, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने मेरा पहले से ही मतलब कि इंट्रोडक्शन पूछा मुझसे कि अच्छा आप देवराज जी कहाँ से बिलोंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे जो मेरी रीजनल हिस्ट्री है, जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो स्कूलिंग है पोंटा साहिब से और बंगानी साहिब से हुई है, तो वो हिस्ट्री में काफ़ी फेमस जो स्थान रहे हैं। हाँ जी, जो एचपी की हिस्ट्री में है। तो उनसे जो मेरे से क्वेश्चन उन्होंने पूछे और उत्तराखंड के बारे में क्वेश्चन पूछे। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आप बता पाएं कि जैसे कि मुझसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया तो वो पूछा गया था कि जो आपने जो शिक्षा प्राप्त किया बंगानी साहिब से, तो बंगानी साहिब क्यों फेमस है इतना? हाँ, कि तो हिमाचल के इतिहास में उसकी क्या भूमिका है? बिल्कुल। तो फिर मैंने उनको बताया था कि वहाँ पर जो युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी और बैटल ऑफ बंगानी, बिल्कुल जो 1686 में युद्ध हुआ था, बिलासपुर के राजा जो थे भीमचंद, उनके बीच में हुआ था। तो उसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी है वो उसमें जीत प्राप्त करते हैं, तो फिर इस वजह से वो काफ़ी फेमस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हुए थे और मुझसे जो एचपी जी के काफ़ी पूछा गया था, और जो कैबिनेट थी, सेंटर की कैबिनेट, उसके बारे में काफ़ी पूछा गया। और जो सब्जेक्ट है वो तो फिर पूछा ही गया। मतलब कि मेरा जो इंटरव्यू है वो 30 से लेकर कोई 32 या 35 मिनट तक चला, आई थिंक ऐसा। अच्छा, काफी अच्छा, लगभग आधे घंटे का इंटरव्यू इनका चला। और जैसे जो आपका विषय था आधुनिक इतिहास, उस पर आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? आधुनिक इतिहास में जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, एक तो रॉलेट एक्ट के ऊपर पूछा गया। रॉलेट एक्ट ये 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो रॉलेट एक्ट में जो था कि भारतीयों को इसमें कोई दलील ना अपील ना वकील की जो इसमें कुछ नीति एक अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। बिल्कुल। तो उसके बाद जो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया वो
वेवल योजना के ऊपर पूछा गया। और वेवल प्लान, वेवल आप सब प्लान, लोग जो बिल्कुल, तैयारी कर बिल्कुल। रहे हैं आपने पढ़ा भी होगा वेवल जी, जी, प्लान, बिल्कुल, यहीं बिल्कुल। पे ये आपका समर हिल के पास जो बिल्कुल, बिल्कुल, जो एडवांस स्टडी है, एडवांस यहाँ स्टडी पर है, उस यहाँ टाइम पे हुआ था। 1945 में जी, ये जी, जी। प्लान बनाया गया था, तब जी, वो जी। तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वेवल। वेवल, जी जी। तो उसके बाद जो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया कि दांडी यात्रा कब हुई थी और किस विषय पर हुई थी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे अंदर एक डर बना होता है कि शायद इंटरव्यू में ऐसा होगा, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ नर्वस सब होते हैं, नर्वसनेस नहीं, जैसे जो इंटरव्यू का जो पैनल होता है जी, उसमें जी। 4-5 मेंबर्स रहे होंगे। जी, तो उसमें उसमें थे 3 मेंबर्स थे। अच्छा, उसमें। तीन जी, जी, तीन जी। मेंबर्स का आपका एक पैनल था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट था, एक गवर्नमेंट नॉमिनी था और हाँ, एक मेंबर के कोई मेंबर, कमीशन जी, जी। होंगे, कमीशन के कोई जी, जी, जी। मेंबर होंगे। जी। तो क्या वो कोई इस तरीके का प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट को चेक करने के लिए कि जी जी, बीच में बिल्कुल। अब वो स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो प्रेशर लेते हैं। वो तो सिर्फ मतलब कि बोलते हैं आपको कि हाँ जी आप पानी पी लीजिए, तो फिर वो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रेशर ले रहा है कि जैसा भी समझ अच्छा। लीजिए। जी जी। हाँ जी, नहीं, जैसे एक बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि जी अगर वहाँ पे कोई सवाल पूछें और हम जवाब ना दे पाए तो पक्का बाहर कर देंगे वो। नहीं, तो नहीं। मैं कुछ इस तरीके का जानना चाहूँगा कि क्या आप भी कहीं अटके थे और फिर कैसे वो इंटरव्यू वहाँ से आगे चला जब आप को रुकावट आई होगी जी इंटरव्यू जी के दौरान? बिल्कुल, क्योंकि जो 6-7 क्वेश्चन थे जिसमें मैं अटका था, हाँ और जी। मैंने उसमें मतलब कि बिना फालतू का नहीं बोला कि जैसे मतलब कि बिना जानकारी के ही मैं एक्सप्लेन कर दूं, हाँ जी, क्योंकि हाँ मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो फिर मैंने उसमें सॉरी बोला, या जो मुझे याद था मैं याद नहीं कर पा रहा था, तो उसमें मैंने बोला कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही बोल सकते हैं आप, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आगे मतलब कोई आपके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू पे। नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल, इसका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, ऐसी चीज़ें हमें जब उनसे जानने को मिलती है जो खुद इंटरव्यू पैनल को फेस कर चुके हैं, तो हमारा मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता है। और ये सोचने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी को शायद आ भी नहीं सकता। इतिहास अपने आप जी, में एक जी। इतना बड़ा बहुत वास्ट विषय है सब्जेक्ट है, कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। पीएचडी भी कर जाओ तब भी आप नॉलेज के मामले में बौने ही दिखोगे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कमीशन आपको लताड़ना चाहता है। इट इज़ लाइक कि वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, थोड़ा आपको प्रेशर में लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप ऐसे सोसाइटी में फंसते हो जहाँ पे आपको अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है। तो देखिए, एक बहुत ही सफलता वाली यात्रा इनकी जो हमें देखने को मिल रही है। हालांकि आज बहुत खुशी का अवसर है, आपके परिवारजन सभी बधाई के पात्र हैं और सभी खुश भी होंगे। लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा, ताकि जो अभी तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में स्टूडेंट, उनको प्रोत्साहन मिले कि ऐसा नहीं है कि सफलता में थोड़ा समय भी लगता है। जी, तो वो जो हमने नहीं देखा है, जो आपने देखा है, हमने तो सिर्फ आपको प्रोफेसर बन गया तब देखा है, बिल्कुल। लेकिन पीछे का जो आपने कमरे में बैठ के जो तपस्या की है, थोड़ा उस विषय में आप बताएं। जब मैं यहाँ पर मेरा जब एडमिशन हुआ था, तो उसके बाद मैंने देखा कि लोग नाइट में लाइब्रेरी जाते थे, 24 लाइब्रेरी है एचपीयू में। अच्छा जी। तो मैंने भी धीरे धीरे शुरू किया। तो फिर मैंने जो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई की वो नाइट लाइब्रेरी में ही की है। नाइट लाइब्रेरी। जी जी, दिन में हम क्लासेस अटेंड करते थे और नाइट में हम लाइब्रेरी जाते थे। तो उसमें मेरे जो सीनियर्स है मेरे, उनके साथ मैं पहले गया, मेरे दोस्त है, तो हम मतलब साथ में ही जाते थे लाइब्रेरी। तो काफ़ी संघर्ष तो किया है कि हाँ जी, नाइट में लाइब्रेरी जाते, पूरी नाइट। नहीं, फिर तो उसका फल भी आपको जी, मिला है, जी, जी। प्रतिफल भी 2-3 आपको बजे मिला हम रूम जाते थे, हॉस्टल जाते थे। तो उसके बाद 2-3 बजे रात को जी जी हाँ, जी। तो देखिए भैया, जो लोग कहते हैं कि हम तो 10-12 बजे तक पढ़ के भी भाई बहुत पढ़ लिया, तो आपके सामने देवराज जी है जो अभी इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, ये रात के 3-3 बजे तक भी पढ़ते थे। और ये पढ़ते नहीं थे कि ऐसे लेट गए और मजे किए और किताब ऐसे आगे रखी खुली और सो गए। तो देखिए, चीज़ों को करना पड़ता है, करने से ही परिणाम आएंगे। तो कोई ऐसा विशेष संदेश जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहो, और एक जो आम आदमी हो बड़ा डरता है इतिहास से, एक स्टूडेंट भी डरता है इतिहास से, तो उस डर को भगाने के लिए आपका क्या प्लान है जब आप कॉलेज में एंटर करोगे पढ़ाने के लिए? मेरा यही प्लान है इसके लिए कि मैं, एक तो मुझे जो पाठ्यक्रम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जी तो फिर मैं बच्चों को अच्छी तरह से इतिहास पढ़ा सकता हूँ। जी। और बाकी जो लोगों के अंदर डर होता है इतिहास को लेकर कि इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हाँ तो जी, उसमें हाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी, और जी। इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए है। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो बच्चे अच्छी अच्छी बुक से पढ़े, कॉन्सेप्चुअली बुक से जो कई लोग हैं वो पढ़ते नहीं है। हाँ जी, तो हाँ उसमें भी फिर तो काफ़ी शायद लोग पिछड़ ये जाते हैं। बिल्कुल, एक कारण रह जाता है जहाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल। क्लियर नहीं होते, फिर नेट सेट क्लियर नहीं होता, बिल्कुल, इंटरव्यू में बिल्कुल। फिर बहुत ज़्यादा जी फंसता है जी आदमी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी मस्ट बिल्कुल, फॉर बिल्कुल। क्लियरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जी तो आप अपने थोड़ा पेरेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और फैमिली में क्या क्या है, मतलब कौन जी। कौन है फैमिली में? मेरी जो फैमिली वो काफ़ी बड़ी है। हाँ जी, तो हाँ उस मेरी फैमिली वो जॉइंट फैमिली है, उसमें मेरे चाचू है, मेरे फादर है जी, जी। और मेरे जो 5 ब्रदर है, 7 ब्रदर है, हालांकि जो 5 चार ब्रदर आप जी, एक माँ के हो, 2 जी, 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 दूसरे माँ के, दो ठीक जी है। जी जी देख जो लीजिए, मेरे हाटी 4 समाज से आते हैं हम। जी जो मेरे 4 जी। ब्रदर वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे सबसे छोटा हूँ। अच्छा, आप सबसे जी जी छोटे। जी मेरे जी। फादर जो बहादुर सिंह शास्त्री जी, वो जो पुजारी है, वो हाँ जी, हाँ जी। पंडिताई का काम ना करते वो हैं। तो अपने जी, जी, क्षेत्र में बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनका नाम सभी लोग जानते जी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे जो ब्रदर है वो खेती बाड़ी तो करते हैं परिवार घर का में। आपको जी, जी, खूब बिल्कुल। भरपूर सहयोग रहा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे देखिए, ब्रदर सफलता का में सबका परिवार बिल्कुल। का सहयोग होना बड़ा बिल्कुल, आवश्यक बिल्कुल। है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बारी फिर से आपको बधाई दूंगा। और बधाई के साथ साथ ये कल आपने किताब भी मैंने आपको दी थी रिव्यू जी, जी, करने के बिल्कुल, लिए, ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल। पढ़ी भी है। जी, आज जी। फिर से मैं भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। और मैं धन्यवाद। ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे इनसे भी जो सवाल पूछे गए थे हिमाचल बिल्कुल। प्रदेश के इतिहास से, ये बैटल ऑफ भंगानी की अगर हम बात करें, इसको जी थोड़ा मैंने खोल। कल ही इसमें देखा एक जो हाँ। क्वेश्चन था इसमें मेरे से जो पूछा गया था बैटल ऑफ बघानी का, तो इसमें बताया गया है 11 नंबर जी पे जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इधर ये- होगा इधर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ है, ये यहाँ। एक पेज पीछे जाओ। हाँ, ये जी 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 ये बैटल बैटल ऑफ बघानी, ऑफ बंगानी। जिससे जो मुझसे इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे गए थे। और ये बुक जो एक फैक्चुअल बुक है, तो मतलब कि अगर आप जल्दी से जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब रिवीजन बिल्कुल, के रिवीजन के हिसाब से पर्पस से ये बिल्कुल, एक बिल्कुल। अच्छा वो बिल्कुल रह बिल्कुल, सकता है बिल्कुल, स्टूडेंट्स के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्टूडेंट्स, आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग अस वेरी पेशेंटली। और एक बार पुनः मैं देवराज जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद, उनके पूरे धन्यवाद। परिवार को बधाई देता हूँ। और इस उम्मीद के साथ इनका धन्यवाद करता हूँ कि जब ये कॉलेज की कक्षाओं में एंटर करेंगे, जब ये स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे, तो इतिहास जो एक ऐसा विषय बहुत ही चैलेंजिंग विषय स्टूडेंट्स के लिए बन जाता है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से उनको पढ़ाएंगे, उनका ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं देवराज शर्मा जी को फिर से एक बार बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर इंटरेक्टिंग बहुत-बहुत विद अस। और आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। ये किताब ज़रूर लीजिए आप, बहुत प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू स्टेज के लिए, मेंस के लिए, वैसे तो सबके लिए इफेक्टिव है। और खुद प्रोफेसर साहब ने इसको रिव्यू किया है, तो आप देख लीजिए, कंटेंट अच्छा है, पढ़िए इसको और औरों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।